करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। भौतिकी और रसायन के नोबेल प्राइज देने की घोषणा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा की जा चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ष 2025 के भौतिकी और रसायन के नोबेल पुरस्कार किन व्यक्तियों को देने की घोषणा हुई है और इनकी महत्वपूर्ण खोजें क्या हैं जिनके लिए ये नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा इनके संदर्भ में की गई है। तो सबसे पहले रसायन के नोबेल पुरस्कार 2025 की बात करते हैं। 3 व्यक्तियों को इसके लिए चुना गया है। पहले व्यक्ति हैं सुसुमो किटागावा, दूसरे व्यक्ति हैं रिचर्ड रॉबसन और तीसरे व्यक्ति हैं ओमर यागी। किसके लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए ये पुरस्कार इनको प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न उठता है कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क वस्तुतः होते क्या हैं? इनको आप क्रिस्टल नुमा संरचना के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जैसे नमक के क्रिस्टल होते हैं, चीनी के क्रिस्टल होते हैं, उनकी एक तयशुदा संरचना होती है, एक तयशुदा पैटर्न होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। उसी प्रकार से मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का भी एक पैटर्न होता है, एक नियत संरचना होती है और सामान्यतः दोहरावनुमा संरचना होती है, जैसे क्रिस्टल की संरचना होती है। इनके 2 भाग होते हैं। स्वाभाविक रूप से आप इनके नाम से अंदाजा लगा सकते हैं। मेटल, मेटल से मतलब इनमें धातु आयनों का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जैसे कॉपर, जिंक या एल्यूमीनियम। तो धातु आयन या धातु क्लस्टर इनके एक महत्वपूर्ण भाग का निर्माण करते हैं और दूसरा है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर, ऑर्गेनिक अणु। तो आप इनको किस प्रकार से समझ सकते हैं? जैसे मान लिया एक कुर्सी है और कुर्सी के पैर हैं। कुर्सी के पैरों के रूप में आप मेटल, जो मेटल आयंस हैं या मेटल क्लस्टर हैं, उनको परिभाषित कर सकते हैं और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर हैं, उनको कुर्सी की छड़ों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिससे पूरी कुर्सी का, कुर्सी के पैर और कुर्सी की छड़ों के माध्यम से कुर्सी का निर्माण हो जाता है। तो इस रूप में आप इनको परिभाषित कर सकते हैं। इनकी खास बात क्या होती है कि इस प्रकार से मेटल आयन या मेटल क्लस्टर और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर हैं, उनसे मिलकर के ये एक त्रिआयामी प्रकार की संरचना बनाते हैं। लेकिन इस संरचना में बहुत से छिद्र होते हैं, बहुत से छोटे-छोटे छिद्र होते हैं। और इन छिद्रों की खास बात क्या है कि उनमें गैसों का भंडारण किया जा सकता है, गैसों को सोखा जा सकता है, पदार्थों को सोखा जा सकता है। अब जब इनमें पदार्थों को सोखा जा सकता है, तो ये जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे जलवायु परिवर्तन की समस्या का सबसे बड़ा कारण क्या है? वैश्विक तापन है। और वैश्विक तापन को जन्म देने में कारक कौन है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उसमें सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन करती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में सांद्रता बढ़ गई है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया है, तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के माध्यम से उसके जो छिद्र हैं, उनके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से सोखा जा सकता है और इनमें संग्रहित किया जा सकता है। तो इनका एक बहुत बड़ा महत्व हो सकता है, क्योंकि ये स्पंज की तरह काम करते हैं। जिस प्रकार से आप स्पंज होता है ना, वो पानी को सोख लेता है, उसी प्रकार से मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है। ये भी वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसें, खास तौर से कार्बन डाइऑक्साइड का अगर अतिरिक्त सांद्रता है, जो कि स्वाभाविक रूप से है क्योंकि उसी के कारण हम जलवायु परिवर्तन के संकट को देख रहे हैं, तो भविष्य में इस प्रकार की संभावना है कि अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो का जिसका कंसंट्रेशन वायुमंडल में हुआ है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के माध्यम से उसको सोखा जाए। एक और इसका महत्वपूर्ण उपयोगिता ये है कि भविष्य के ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को देखा जा रहा है। तो हाइड्रोजन क्या है? एक स्वच्छ ईंधन है, क्योंकि हाइड्रोजन का जब हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो उससे केवल किसका निर्माण होता है? उससे हम किसी प्रकार की हानिकारक गैस बायो प्रोडक्ट के रूप में नहीं छूटती है, बल्कि जल का ही एक प्रकार से उत्सर्जन होता है। लेकिन हाइड्रोजन के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसका भंडारण किस प्रकार से किया जाए। तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का के अंतर्गत हाइड्रोजन का भी भंडारण किया जा सकता है। ये भी इसकी एक बहुत बड़ी उपयोगिता है। साथ ही 1 ग्राम जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है, उसका जो आंतरिक सतह है, क्योंकि ये त्रिआयामी सतह होती है, तो उसकी जो आंतरिक सतह है, उसका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। इवन ये माना जाता है कि उसका आकार फुटबॉल के मैदान के बराबर हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि भविष्य में किसी ग्रीन हाउस गैस के कॉन्सेंट अवशोषण में ये कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है, और साथ ही हाइड्रोजन के भंडारण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। साथ ही इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पानी को शुद्ध करने में भी हो सकती है। पानी में कई प्रकार के संदूषक होते हैं, जैसे आर्सेनिक हो सकता है, कैडमियम हो सकता है,
पानी में विषैले पदार्थ जैसे कीटनाशक भी हो सकते हैं। तो पानी को शुद्ध करने के लिए मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के माध्यम से संदूषकों को अवशोषित किया जा सकता है और पानी को शुद्ध किया जा सकता है। हाइड्रोजन के भंडारण की बात हमने समझ ली है। साथ ही रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन हवा में पानी मौजूद होता है। इन मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के माध्यम से हम हवा का जो पानी है उसको सोख सकते हैं और उसको फिर एक पानी के रूप में प्रवाहित करने की क्षमता हासिल कर सकते हैं। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में पानी की समस्या का समाधान करने की भी ताकत मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क में है भविष्य में। साथ ही कैटलिस्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं। इनके भीतर ऐसी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को, रिएक्शंस को बढ़ावा दिया जा सकता है जो भविष्य में किसी भी तरह के, जो हम सामान्यतः ये देखते हैं, एक्सपेरिमेंट देखते हैं जो बहुत, जिनकी लागत बहुत ज्यादा होती है और जिनकी प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, इनके अंतर्गत उस प्रक्रिया को बहुत तेजी से पूरा किया जा सकता है। एक उत्प्रेरक के रूप में भी यह काम कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत। तो इनका बहुत बड़ा उपयोग भविष्य में हो सकता है। इसी के लिए ये वर्ष 2025 का नोबेल प्राइज रसायन का प्रदान किया गया है। अब हम भौतिकी के नोबेल प्राइज की बात करते हैं। ये भी 3 व्यक्तियों को प्रदान करने की घोषणा की गई है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। ये 3 व्यक्ति कौन हैं? पहले व्यक्ति हैं जॉन क्लार्क, दूसरे व्यक्ति हैं मिशेल देवोरेट और तीसरे व्यक्ति हैं जॉन मार्टिनेस। इनको ये पुरस्कार क्यों प्रदान किया गया है? इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है एक महत्वपूर्ण रूप से मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग की खोज के लिए। इसको ठीक से समझते हैं, जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स किस प्रकार की भौतिकी है? क्वांटम मैकेनिक्स किस प्रकार की भौतिकी है? ये वस्तुतः बहुत ही सूक्ष्म प्रकार के जो सूक्ष्म कण हैं उनके व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है क्वांटम भौतिकी या क्वांटम मैकेनिक्स। जैसे किसका अध्ययन करता है? जैसे ये एटम्स का अध्ययन करना या इलेक्ट्रॉन का अध्ययन। विद्युत की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट को आप इलेक्ट्रॉन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। उसी प्रकार से पदार्थ की सबसे छोटी इकाई के रूप में पदार्थ, आप एटम को, परमाणु को परिभाषित कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रकाश की सबसे छोटी यूनिट क्या है? फोटोन को आप परिभाषित करते हैं। जो सामान्य भौतिकी के नियम हैं वो यहाँ पर लागू नहीं होते हैं, क्वांटम स्तर पर वो लागू नहीं होते हैं। सामान्य भौतिकी के नियम के रूप में आप किसको परिभाषित कर सकते हैं? जैसे आपके हाथ में कोई बॉल है, आप दीवार पर उसको फेंक के मारते हैं और वो दीवार से टकरा करके वापस आपके सामने आती है। सामान्य भौतिकी का नियम है। लेकिन जब हम बिल्कुल सूक्ष्म स्तर के कणों की बात करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि बिना दीवार को तोड़े ये जो सूक्ष्म कण हैं ये दीवार को पार कर जाएं। जैसे इस प्रकार की स्थिति कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगी। सामान्यतः आप बॉल मारते हैं दीवार पर, वो वापस आती है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। लेकिन जो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर कणों के व्यवहार का अध्ययन जब आप करेंगे, क्वांटम स्तर पर व्यवहार अध्ययन, कणों के व्यवहार का अध्ययन करेंगे, तो इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि जो कण हैं वो इस दीवार को इस प्रकार से पार कर जाएं। क्वांटम मैकेनिक्स के एक महत्वपूर्ण व्यवहार के रूप में इस चीज की कई बार प्रस्तावना की जा चुकी है। ये जो पथ है, ये जो टनल बना है, एक टनल आप निर्मित करते हैं कि पहाड़ी पर आपने एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक पहुंच स्थापित करने के लिए पहाड़ी में नीचे से एक रास्ता, एक गुफानुमा रास्ता बना दिया, उसको टनल कहते हैं। यहाँ क्या है कि इस दीवार में किसी प्रकार का नुकसान किए बिना, इसको तोड़े बिना इतना सूक्ष्म कण है कि वो इसको पार कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक टनलिंग। माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग के नाम से इसको जाना जाता है। लेकिन ये व्यवहार हमें अभी तक बड़े स्तर पर देखने को नहीं मिला था। अब इन 3 वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया और ये कहा कि हम सामान्य जो फिजिक्स के नियम है उसके स्तर पर भी इस क्वांटम टनलिंग के उदाहरण को देख सकते हैं। इन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की और जब ये सिद्ध इन्होंने किया, कई बार इन्होंने सिद्ध किया अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, अगर ये सिद्ध हो गया है तो क्वांटम कंप्यूटिंग के माध्यम से कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन भविष्य में हो सकते हैं। किस प्रकार से इन्होंने दिखाया? जैसे क्वांटम मैकेनिक्स क्या है वो आपने जान लिया। इसके प्रभाव क्या है? इसके प्रभाव ये है कि सूक्ष्म कण अनोखे प्रकार का व्यवहार करते हैं। एक टनलिंग उसका व्यवहार है, एक सुपरपोजिशन है। सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है? सुपरपोजिशन का मतलब है कि एक कण एक समय में कई अवस्थाओं में एक साथ रह सकता है। इस चीज को हम कहते हैं क्वांटम सुपरपोजिशन।
एक होता है एंटेंगलमेंट, क्वांटम एंटेंगलमेंट। इसका मतलब क्या है कि ब्रह्मांड में बहुत छोटे-छोटे कण हैं और एक कण बहुत दूरी पर स्थित, 2 कण या 2 से अधिक कण बहुत दूरी पर स्थित होने के बावजूद भी क्रिया प्रतिक्रिया, एक कण की पोजीशन में अगर कोई परिवर्तन होता है तो बहुत दूरी पर स्थित दूसरे कण उसके पोजीशन के अनुरूप परिवर्तन कर सकता है, उसकी प्रतिक्रिया दे सकता है। यानी एक कण में अगर परिवर्तन होता है तो दूसरे कण में भी, जो एक प्रकार से बहुत दूरी पर स्थित होने के बावजूद भी संबंधित हैं, उनमें परिवर्तन, उनकी स्थिति में परिवर्तन होगा। अगर एक कण में परिवर्तन होता है तो उसमें भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इसको हम कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। सामान्यतः ये माना जाता है कि ब्रह्मांड में सूचना का जो प्रवाह है, वो प्रकाश की गति से अधिक नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर प्रकाश की गति का नियम फेल हो जाता है, क्योंकि क्वांटम एंटेंगलमेंट ने सिद्ध कर दिया कि बहुत दूरी पर स्थित होने के बावजूद भी क्वांटम स्तर पर जो कण है, वो एक के एक की स्थिति में परिवर्तन होने पर दूसरे की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। अब इस चीज को बड़े स्तर पर सिद्ध करने का प्रयास इन 3 वैज्ञानिकों ने किया है, एक के नेतृत्व में और 2 शोधार्थी थे उनके। इन्होंने क्या किया, बहुत ही निम्न तापमान पर सुपर कंडक्टर एक प्रकार से लिया। इसी के उदाहरण से आप देखिए, दीवार के उदाहरण से। 2 सुपर कंडक्टर लिए। सुपर कंडक्टर क्या है? जिनमें बिना हानि के करंट का प्रवाह संचालित किया जा सकता है। करंट किसी प्रकार से हानि नहीं होती। मान लिया किसी तार से अगर आप करंट का प्रवाह करवाते हैं, तो वो तार गर्म होकर के उसमें कुछ ऊर्जा जो है उसकी, वो कुछ बिजली की हानि हो जाती है। लेकिन जब आप सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही हाई स्तर के सुचालक का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती है। वो इतने बड़े सुचालक होते हैं। तो उन्होंने 2 सुचालक लिए और इनके बीच में एक लेयर एस्टेब्लिश कर दी गैर चालक, यानी जिसमें से करंट का प्रवाह नहीं हो सकता। और इसके बाद इन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि बिना अतिरिक्त ऊर्जा के इस लेयर को पार करके ऊर्जा का प्रवाह हुआ, जिसका परिणाम हमें वोल्टेज के रूप में प्राप्त हुआ। जिसका परिणाम हमें वोल्टेज के रूप, यानी आपके हाथ के स्तर का जो पूरा ढांचा है, हाथ में आने वाला जो पूरा ढांचा है, वहां पर भी क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत काम कर सकते हैं। इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ यह होगा कि सामान्यतः जब सुपर कंप्यूटर की आप बात करते हैं, सुपर कंप्यूटर की जब आप बात करेंगे, तो ये बिट्स का इस्तेमाल करता है इंफॉर्मेशन को एक तरह से देने के लिए या डेटा को प्रोसेस करने के लिए। इसका 0 1 के रूप में बिट्स का इस्तेमाल करता है। क्वांटम कंप्यूटर क्या करेंगे कि 0 और 1 का इस्तेमाल एक साथ करने की इनकी क्षमता है। जैसे हमने कहा ना कि एक कण एक साथ एक समय में कई अवस्थाओं में हो सकता है, तो एक साथ ही ये 0 और 1, क्योंकि ये क्यूबिट्स पर चलता है, क्यूबिट्स से संचालित होता है, तो एक साथ 0 और 1 का इस्तेमाल कर सकता है। यानी बहुत बड़े स्तर पर डेटा को एक साथ संसाधित करने की, प्रोसेस करने की इसकी क्षमता है। और जब इतने बड़े स्तर पर क्षमता इसकी है, तो इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव यह होगा कि जो भी बहुत कॉम्प्लेक्स समस्याएं हैं, उनका ये समाधान प्रस्तुत कर सकता है। हमारे शरीर पर कौन सा कण किस प्रकार का प्रभाव डाल सकता है, या कोई नई मेडिसिन बनी है, उसके भविष्य में मानव शरीर पर किस प्रकार के प्रभाव होंगे, प्रतिक्रिया क्या होगा, उसकी अनंत संभावनाओं का ये पता लगा सकता है और मेडिसिन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकते हैं। कंप्यूटर में भी बहुत बड़े स्तर पर डेटा का एक साथ एनालिसिस करने में सक्षम है और नीतियों के निर्माण में एक आसानी हो जाएगी। अगर किसी राज्य की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और आपको बहुत ज्यादा डेटा के साथ चीजों को स्पष्ट करना है और नीति को बेहतर बनाना है, तो एक साथ बहुत बड़े स्तर पर क्वांटम कंप्यूटिंग के माध्यम से डेटा को संसाधित किया जा सकता है। साथ ही ये इस प्रकार के एन्क्रिप्शन का निर्माण कर सकता है जिसको तोड़ा ना जा सके। इसके इसके अंतर्गत भी इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही बहुत सी चीजों का, बहुत से रसायनों की ये मॉडलिंग तैयार कर सकता है। दवाइयों की मॉडलिंग तैयार कर सकता है कि मानव, यानी मॉडल, जो आणविक स्तर पर ये मॉडल इस प्रकार से तैयार कर सकता है कि भविष्य में उनके किस प्रकार के प्रभाव होंगे, या मानव शरीर पर क्या प्रभाव होंगे, वातावरण में उनके किस प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि क्वांटम जो मैकेनिक्स है, अगर हमने इसको व्यावहारिक स्तर पर प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो इसके एक व्यापक प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं। और यही कारण है कि ये नोबेल प्राइज इनको प्रदान किया गया है। क्वांटम पिछले 3 सालों में 2 बार तो क्वांटम मैकेनिक्स को लेकर ही, क्वांटम भौतिकी को लेकर ही नोबेल प्राइज दिए जा चुके हैं, क्योंकि भविष्य में इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पूरी मानव सभ्यता पर हो सकता है।
अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वांटम टनलिंग का अर्थ क्या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। जब इलेक्ट्रॉन दीवार तोड़कर गुजरता है, जब एक कण बिना ऊर्जा प्राप्त किए एक बाधा पार कर जाता है, जब विद्युत धारा रुक जाती है, जब प्रकाश दो दिशाओं में फैलता है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।